नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है नवमानवतावाद। नवमानवतावाद के प्रवर्तक श्री MN रॉय हैं। इनका पूरा नाम श्री मानवेंद्र नाथ रॉय है। ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम के सेकंड पेपर में शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नवमानवतावाद के प्रवर्तक श्री मानवेंद्र नाथ रॉय हैं। रॉय एक युवा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में भारत से गए और विदेश में साम्यवादी दलों के संस्थापक और अग्रणी नेता बने। रॉय यद्यपि प्राथमिक वर्षों में संलग्न मार्क्सवादी थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण वे मार्क्सवाद से बंधकर नहीं रह पाए। इन्हें मार्क्सवाद में अनेक दोष दृष्टिगत हुए। इस वैचारिक वाद विवाद ने एक नई वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया, जो कालांतर में नवमानवतावाद के रूप में विकसित हुई। राय की इस विचारधारा को समग्र मानववाद, क्रांतिकारी मानववाद, उग्र मानववाद, वैज्ञानिक मानववाद आदि नामों से भी जाना जाता है। न्यू ह्यूमनिज्म, अ मैनिफेस्टो, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम तथा साइंटिफिक पॉलिटिक्स आदि मानवेंद्र नाथ की वे रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने नवमानवतावाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक लंबे समय तक मानवेंद्र नाथ रॉय मार्क्सवाद से जुड़े रहे, लेकिन लंबे समय के पश्चात उन्हें मार्क्सवादी दृष्टिकोण के सिद्धांत और व्यवहार में अनेक कमियां दिखाई दी। इस विचारधारा का प्रमुख दोष यह था कि इसमें व्यक्ति की सर्वोच्चता, गरिमा व स्वतंत्रता की उपेक्षा की गई थी। MN रॉय को प्रारंभ से ही मानव और उसकी रचनात्मकता में विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति के विवेक, नैतिकता, क्षमताओं तथा सामाजिक न्याय का समन्वय जीवन में होना चाहिए। यही कारण था कि वे अधिक समय तक मार्क्सवाद से बंधकर नहीं रह सके। उनका झुकाव एक अन्य विचारधारा की ओर हुआ, जिसे मौलिक मानवतावाद, नवमानवतावाद, समग्र मानवतावाद तथा उग्र मानवतावाद के नामों से जाना जाता है। राय के वैचारिक विकास क्रम में नवमानवतावादी चिंतन का अनुस्थापन रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण अध्ययन शिविर से हुआ, जो देहरादून के पास गढ़ी में 8 मई से 18 मई 1946 को आयोजित किया गया। इस शिविर में दिए गए अपने भाषण में राय ने कहा था कि मार्क्सवाद की छाया में अब किसी प्रकार की मुक्तिदायी क्रांति संभव नहीं है। हमें उच्चतर आदर्श की प्राप्ति के लिए कार्यरत होना होगा, और यह आदर्श है मानव स्वाधीनता की प्राप्ति। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिसंबर 1946 में बम्बई में आयोजित किया गया, जिसमें राय ने कुछ सिद्धांत सूत्रों के रूप में इस दर्शन का सार प्रस्तुत किया, जो नवमानवतावाद के 22 सूत्रों के रूप में प्रचलित हुए। इन्हें बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था बियॉन्ड कम्युनिज्म। मानवतावाद एक प्राचीन विचारधारा है, जिसकी परंपरा अति प्राचीन और सम्मानित रही है। यूनान की स्टोइक्स तथा एपिक्यूरियन विचारधारा में मानववाद के दर्शन होते हैं। भारतीय चारवाक और बौद्ध दर्शन में भी मानववादी विचार पाए जाते हैं। इन सभी विचारधाराओं में मानव को सर्वश्रेष्ठ तथा सभी कार्यों का आधार बताया गया है। साथ ही इन मानववादी विचारों में मानव को समाज का निर्माता मानते हुए यह भी स्वीकार किया गया है कि सभी सामाजिक कार्यों का उद्देश्य मानव के लाभों को बढ़ावा देना होना चाहिए। परंतु प्राचीन मानववादियों और राय की मानववादी विचारधारा में मौलिक अंतर है। प्राचीन मानववादी मनुष्य को किसी अति मानवीय तथा अति प्राकृतिक सत्ता द्वारा नियंत्रित मानते थे, किंतु इससे भिन्न राय ने अपने दर्शन का केंद्र बिंदु मनुष्य को माना। राय के अनुसार नवमानवतावाद मानव से संबंधित सभी पहलुओं जैसे मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक,
नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी तथ्यों की समग्रता के साथ प्रतिष्ठित करने का संकल्प है। राय ने मौलिक मानवतावाद या नव मानवतावाद की कुछ विशेषताएं भी बताईं, जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला, मानव स्वतंत्रता का दर्शन। राय का नव मानवतावाद मानव स्वतंत्रता का दर्शन है। वह यह विश्वास करता है कि मनुष्य सभी विषयों का प्रतिमान है, मनुष्य अपना साध्य स्वयं है तथा किसी अन्य उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति का साधन नहीं है। दूसरा, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। नव मानवतावाद इस बात पर बल देता है कि मनुष्य किसी अति प्राकृतिक शक्ति से संचालित नहीं है, वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मानव किसी दैवीय इच्छा से नियंत्रित नहीं होता। इसके अतिरिक्त नव मानवतावाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है। मानवेंद्र नाथ राय द्वारा प्रतिपादित नव मानवतावाद की बुनियादी मान्यता यह है कि मानव स्वभाव से विवेकपूर्ण और नैतिक है तथा न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने में समर्थ है। यद्यपि मानव सामर्थ्यपूर्ण होने के बाद भी न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सफल नहीं हो सका है, परंतु इस असफलता का मूल कारण यह है कि इस काल में विश्व का नैतिक पतन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का स्थान गौण हो चुका है। अतः नव मानवतावाद का लक्ष्य सामाजिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांतों का इस रूप में पुनर्नवीनीकरण करना है जिससे सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की सर्वोच्च महत्ता प्रतिष्ठित हो जाए और मनुष्य अपनी प्रभुता और गौरव को पुनः पा सके। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि राय नैतिकता को धर्म पर आधारित नहीं मानते। इसके अतिरिक्त नव मानवतावाद की एक अन्य विशेषता स्वतंत्रता का स्वरूप भी है। राय के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी प्रतिबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएं और मानवीय क्षमताओं को विकास का अवसर मिले। राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ कुछ मौलिक अधिकारों का उपभोग है, जैसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार, संगठन, मजदूर संघ और दल बनाने का अधिकार, सभा करने और जुलूस निकालने का अधिकार इत्यादि। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने का अधिकार, किसी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार, अपने विचारों का प्रचार करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल है। सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ है तर्कहीन परंपराओं और रूढ़ियों का अभाव। आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ है अभाव और आर्थिक असुरक्षा से मुक्ति। राय के अनुसार अभाव और आर्थिक असुरक्षा मानव क्षमता को विकसित करने में बाधक है। इसके साथ साथ नव मानवतावाद के अंतर्गत रॉय ने राज्य का स्वरूप भी परिभाषित किया है। नव मानवतावाद के अंतर्गत राज्य के लोकतांत्रिक स्वरूप की कल्पना की गई है, किंतु राय वर्तमान दल प्रणाली व संसदीय प्रजातंत्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र के विकल्प के रूप में संगठित प्रजातंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है। संगठित लोकतंत्र नीचे से प्रजातंत्र है। इसके अंतर्गत राज्य का आधार जन समितियाँ होंगी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करेंगी। शक्ति लोगों में स्थित होगी जो सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ये जन समितियाँ मध्यम श्रेणी के संगठनों का चुनाव करेंगी तथा मध्यम श्रेणी के संगठन संसद का। इस प्रकार गठित राज्य को राय ने संगठित प्रजातंत्र की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त नव मानवतावाद विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। यह राष्ट्रवाद का विरोधी है। यह राष्ट्रवाद के स्थान पर विश्व बंधुत्व को मान्यता देता है, जिसमें मनुष्य सहज स्वाभाविक सहयोग और सहचर्य की भावना से प्रेरित होंगे। इस संबंध में राय ने लिखा है कि राष्ट्रीय राज्य धीरे धीरे मौलिक मानववाद के प्रभाव से लुप्त हो जाएंगे। मानव का मानव के साथ भाईचारा होगा। मानव मानव के प्रति नैतिक जीवन व्यतीत करने की समान आकांक्षा के कारण आकर्षित होगा। इसके अतिरिक्त नव मानवतावाद आर्थिक पुनर्गठन पर भी बल देता है। नव मानवतावादी विचार के अंतर्गत
राय ने आर्थिक पुनर्गठन को आवश्यक माना है, जिसके द्वारा समाज में शोषण की संभावना को नष्ट किया जा सके। नव मानवतावाद का प्रमुख लक्ष्य सभी व्यक्तियों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होगा, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक और दूसरी मानवीय क्षमताओं के विकास की संभावनाएं उत्पन्न की जा सके। नए आर्थिक पुनर्गठन के द्वारा मानव के जीवन स्तर को धीरे धीरे ऊंचा उठाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त मानवेंद्रनाथ रॉय शिक्षित जनता नव मानवतावाद की स्थापना की आवश्यक शर्त बताते हैं। उनका मत था कि नव मानवतावाद की स्थापना शिक्षित एवं प्रबुद्ध जनता के माध्यम से ही हो सकती है। अतः राय ने नव मानवतावादियों को यह कार्य सौंपा है कि वे जनता को लोकतंत्रीय मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, विवेक, सहयोग, आत्मानुशासन हेतु शिक्षित करें, ताकि नवीन समाज का निर्माण संभव हो। इसके अलावा नव मानवतावाद के अंतर्गत शांतिमय साधनों का प्रयोग उचित माना गया है। राय का मत था कि व्यापक राजनीति में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के आदर्श को अलोकतांत्रिक तरीकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानववादियों का कार्य मूल रूप से शैक्षणिक होगा, अतः वे शांतिपूर्ण तरीकों से काम करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि राय का नव मानवतावाद एक समग्र दर्शन है जो मानव की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। आशा करती हूँ कि आपको मानवेंद्रनाथ रॉय की नव मानवतावादी धारणा समझ में आई होगी और आप इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर भी दे सकेंगे। धन्यवाद।